साना पेशावर में शौदा की तादाद 100 तक पहुंच गई। धमाके की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ऐसे में तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल ने 100 डेड बॉडीज अस्पताल लाने की तस्दीक भी कर दी है। इस वक्त 53 जख्मी जेर इलाज हैं। पेशावर पुलिस लाइन में पुलिस अफसरान समेत 6 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शौदा की लाशें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। निगरान वज़ीर आला IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस लाइन धमाके ने सैकड़ों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। अस्पताल में जेर इलाज बेशतर जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस तमाम सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। फ्रेश अपडेट जानने के लिए मोहम्मद इजाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इजाज, रिपोर्ट कीजिएगा। जी सलमान, इस वक्त मैं लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो पुलिस लाइन बम ब्लास्ट है उनके तकरीबन 53 जो ज़ख्मी है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है, जिनमें से अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 7 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जो इस वक्त ICU में जो है वो दाखिल है। बाकी 46 जो है उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है, जिनमें से ज़्यादातर सर्जिकल, आर्थोपेडिक और जो वो ज़ख्मी जिनके सर पे चोट लगा है उन्हें नैरोसर्जरी में दाखिल किया गया है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मजमूई जो शहादतों की तादाद है वो 100 हो गई है और 5 जो है मज़ीद अफराद जो है इस धमाके के वो जो है शहादत नोश कर गए हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन जो है वो ख़त्म होने का ऐलान किया। ताहम वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने जो है रेस्क्यू एहलकारों को कहा कि उनका एक प्यारा जो है वो मिसिंग है, जिस पर रेस्क्यू ने दोबारा जो है वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया और ये ऑपरेशन तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा और उसके बाद जो है उसकी डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी जो है उनकी हवाले की गई। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि पेशावर पुलिस लाइन में आज जो है तकरीबन 8 पुलिस एहलकारों की जो है वो इज्तिमाई नमाज़ी जनाजा अदा की गई, जिनमें 6 के पहले अदा की गई, जबकि 2 की डेड बॉडीज हैं जो अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना की गई है, उसमें हुकूमत का क्या इनिशिएटिव है? प्यारे अपनी डेड बॉडीज को खुद अपने इलाकों में लेके जा रहे हैं कि हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई इंतजाम किया है? देखिए, ये जो डेड बॉडीज़ है ये रेस्क्यू के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 46 के लगभग जो डेड बॉडीज़ है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला को जो है वो मुंतकिल किए हैं, जिनमें DI खान भी है, हंगू भी है, जबकि सवाबी और मर्दान के इलाके भी है। यहाँ से जो कानूनी नुकात है, कानूनी वो है वो पूरा होने के बाद जो है वो उनके प्यारों को वो डेड बॉडी जो है वो हवाले किए जाते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू के एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें जो है उनके आबाई इलाके तक पहुंचाया जाता है। जी अपडेट कर रहे थे इजाज़, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। साना पेशावर में शौदा की तादाद 100 तक पहुंच गई है। धमाके की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अब तक 100 डेड बॉडीज अस्पताल लाने की तस्दीक हो चुकी है। उधर IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी में गफलत का एतराफ। हमलावर भिखारी के बेस में पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ। हमलावर चेक पोस्ट से होता हुआ मस्जिद तक कैसे पहुंचा, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। पुलिस लाइन में तैमूराती काम की आड़ में बारूदी मवाद लाया गया। सहूलतकार कौन है इसका पता लगा रहे हैं। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। जमातुल अहरार के लोग धमाके में मुलव्वस हो सकते हैं। मौज़म जान अंसारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीम्स के नीचे लोग आए। देखिए, बारूदी मवाद जो है हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। देखिए, आज सुबह इस हवाले से हमारी बात हुई। पहले TTP ने ऐलान किया कि वो ज़िम्मेदार हैं, फिर TTP की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। जमातुल अहरार का बहुत हद तक TTP के साथ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से उमर खालिद खुरासानी की मौत के बाद उनकी आपस में स्प्लिट हो गया है।
साथ ही ISKP के एक माउथपीस है जिसको आमाख न्यूज़ कहते हैं, आप सब जानते हैं उसको। आमाख न्यूज़ की तरफ से भी इसका कल रात को एक क्लेम आ गया था, उसकी भी तहकीकात जारी हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान का कहना है कि क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानी लाजवाल है। हुकूमत और पूरी कौम पुलिस के साथ खड़ी है। जैब वकोफ पर मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला ने कहा कि इस वक्त पूरे रीजन में हालात ख़राब हैं। हमने इन मुश्किल हालात का मुकाबला करना है। सब ने मिलकर सूबे में क़याम अमन के लिए जदोजहद करनी है। पुलिस फोर्स के गाजियों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सियासी कुव्वतें मुल्क दुश्मन नासिर के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं, वज़ीर आज़म की अपील। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। दहशतगर्द घराने हथकंडों से खौफ हरास फैलाना चाहते हैं। दहशतगर्द इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक ने पेशावर धमाके को सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहते हैं लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। हमें अफगानिस्तान को संभालने की रविश तर्क करना होगी। अगर मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो रियासत अपनी नाकामी तस्लीम करे। लेडी रीडिंग अस्पताल में धमाके के जख्मी की इयादत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कल का वाक़या पाकिस्तान और सूबे की तारीख का बड़ा वाक़या है, जो सिक्योरिटी इदारों की नाकामी और मरकजी और सूबाई हुकूमत की गफलत का नतीजा है। आज एक तरफ बदअमनी तो दूसरी तरफ महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। हुकूमत 100 मरतबा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करे, लेकिन अपने अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ दें। उधर कोहाड़ के तांदा डैम से आज भी रेस्क्यू टीमों ने मजीद 20 लाशें निकाल ली। वाक़े में जहाँ बाक अफराद की तादाद 51 हो गई। मल्लाह की लाश भी निकाली जा चुकी है। कश्ती में 57 बच्चे सवार थे, जिनमें से 5 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हादसे का मुकदमा कश्तीबान और एक्सटीएन महकमा इरीगेशन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोहाड़ के तांदा डैम में पहले कश्ती निकली और अब मासूम बच्चों की लाशें उगलने लगा। हमसे निढाल वालदैन पर जिगर गोशों के लाशें देखकर गशी के दौरे। डीपीओ कोहाड़ के मुताबिक डैम से मजीद 20 लाशें निकाल चुके हैं। कश्तीबान साजिद की लाश भी पानी से निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज निकाली गई मैयतों की नमाज़ जनाजा अदा मासूम मुकामी कब्रिस्तान में मनो मट्टी तले जा सोए। मीर बासखेल और सलेमान तालाब नामी देहात के बच्चे पिकनिक बनाने तांदा डैम गए थे। उन्होंने कश्ती में 57 बच्चों को सवार कराया था। 5 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। IMF के साथ नमी इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात इजलास में मुआशी और माली पॉलिसियों का जायज़ा। हुकूमत की IMF जायज़ा मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक IMF के कहने पर हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए तैयार है। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे के साथ मुश्किल तरीन मुज़ाकरात कर रहा है। कोशिश होगी इन फैसलों का असर आम आदमी पर कम से कम पड़े। वज़ारत ख़जाना ने IMF मुज़ाकरात का इब्तदाई एलामिया जारी कर दिया। IMF वफ़द को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। सर्कुलर डेट में कमी के मुजवज़ा प्लान से वफ़द को आगाह किया गया। IMF वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद से रियाज सईम से। जी रियाज सईम, अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, शराइत पर बात कब होगी? जी देखें, जो IMF मिशन का जो एक मुज़ाकराती दौर का एक तरीक़ाकार है, उसमें जो पहले दिन की जो मुलाकातें हैं, उन्होंने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुलाकात की है और वफाकी वज़ीर बिजली खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात की है और उनसे पावर सेक्टर पर ब्रीफिंग ली है। इसके साथ साथ उम्मीद है कि शायद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हो। पहले दिन के मुज़ाकरात में अभी तक डाटा शेयरिंग पे बात हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो कहाँ पे खड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनमें मालियाती नज़्म व नस्क को कायम करना, पावर सेक्टर में जो लीकेज हो रही है, टैक्सेशन में कमी, कम जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हुए, इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है और दीगर जो मुआशी इशारे हैं उन पर उनके साथ डेटा शेयरिंग की जाएगी। जो जुलाई से दिसंबर तक की जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। IMF मिशन को आज के दिन के जो पहला दिन है उसके जो इब्तदाई टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात हैं वो आज मुकम्मल हो गए। आज इब्तदाई टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया रियाज टीम। वेलकम बैक। उठते डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 53 पैसे सस्ता हो गया, 265 रुपये 10 पैसे पर ट्रेडिंग, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपये में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत भी 9,000 रुपये कम हो गई। फी तोला कीमत 2,01,500 रुपये हो गई। खुर्शीद रहमानी की ये रिपोर्ट देख लेते हैं।
इंटर बैंक में रुपए की कदर उतार चढ़ाव, कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 1 रुपए 74 पैसे सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 267 रुपए 89 पैसे पर बंद, गुज़िश्ता रोज 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ था। IMF से मुज़ाकरात के आगाज पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम तेजी पर हुआ। KSE 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 40,673 पर बंद हुई। इंडेक्स में 2% से ज्यादा इजाफा देखने में आया। सोने की फी तोला कीमत में 9,000 रुपए की कमी देखने में आई। फी तोला कीमत 2,15,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,72,754 रुपए हो गई। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज, कराची। उधर नेपरा की कराची के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। दीगर तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन को 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये तफसीलात। एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त है। चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में नेपरा ने CPPA और के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर समाअत की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दिसंबर में 8 अरब 9 करोड़ 60 लाख यूनिट से जायद बिजली पैदा की गई। दिसंबर के लिए रेफरेंस लागत 9 रुपए 31 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी, लेकिन मजमूई अखराजात 7 रुपए 11 पैसे फी यूनिट रहे। इसीलिए बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 20 पैसे फी यूनिट सस्ती की जाए। नेपरा ने CPPA की दरखास्त पर दिसंबर के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सस्ती होने से सार्फिन को जनवरी के बिल में मजमूई तौर पर 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 10 रुपए 26 पैसे कमी की दरखास्त की थी। इस फैसले से सार्फिन को 12 अरब 71 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सदारा से हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल के अहदे पर बुराजमान रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। शिराज अहमद शिराजी। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर, तारिक बशीर चीमा मरकजी सेक्रेटरी जनरल बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर 18 अगस्त को फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग पार्टी ने चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा को पार्टी ओहदों से हटा दिया था। चौधरी शुजात हुसैन मामला इलेक्शन कमीशन में ले गए थे। फैसले में कहा गया है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। शुजात हुसैन की जगह उनके भाई वजाहत हुसैन को पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया था। तारिक बशीर चीमा की जगह कामिल अली आगा ने पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला था। हम चौधरी परवेज इलाही पहले की तरह सूबाई सदर ही रहे। प्रोडक्शन टीम के साथ शिराज अहमद शिराजी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील और इमरान खान के वकील अली बुखारी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। तफसीलात क्या है इस रिपोर्ट में जान लें। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई आगे बढ़ने लगी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के रूबरू केस की समाअत हुई। अदालत ने आज इमरान खान को तलब कर रखा था मगर वो पेश न हुए। जिस रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई होने वाली है, ये इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए अदालत को भेजा था। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील अली बुखारी से इस्तफसार किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज आयद किया कि वकालतनामा इस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद न आए। वकील अली बुखारी ने अदालत को जवाब दिया कि गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। अदालत ने अली बुखारी को हदायत की कि आज वकालतनामा भी जमा करा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज आयद किया कि जब तक श्योरिटी बॉन्ड नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। वकील का दोबारा एतराज सामने आने पर इलेक्शन कमीशन के वकील और अली बुखारी के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी।
इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया और फर्द जुर्म के लिए 7 फरवरी की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, जबकि इमरान खान की तरफ से आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20,000 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड जमा कराए गए हैं। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि वफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको सिर्फ फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। हुकूमत की तरजीह अमन अमान का क़याम नहीं बल्कि सिर्फ सियासी इंतकाम है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्द आज़ादाना हमले कर रहे हैं जबकि सियासी मुखालफिन को कैद किया जा रहा है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। निगरान 2.5 माह के मेहमान हैं। इनके तमाम गैर आइनी इक़दाम रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो कानून से तजावुज़ कर रहा है वो कानून के शिकंजे में आकर रहेगा। जो ज़्यादा वोट लेगा वही कराची का मेयर बनेगा। इतनी ताकत नहीं कि ए, बी या सी को मेयर कह दूँ। वज़ीर आला सिंध ने वाज़े कर दिया, अवाम ने जिन्हें वोट से मुंतखब किया वही मेयर बनेंगे। पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी जमात बनकर उभरी। उम्मीद है अगला मेयर हमारी ही जमात का होगा। और जो भी अक्सरियत हासिल करे, किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये वो कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए। अब वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, ये हमने 10-11 महीने या 1 साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और फ़र्क साफ नज़र आया। खबर लसबेला बस हादसे में 2 बच्चे मौजूदा तौर पर बच गए। बस को गिरते ही आग लगी, बाकी तमाम मुसाफिर जल गए। दोनों बच्चे कैसे महफूज रहे, हमारे नुमाइंदे उस्मान फ़ानी उनके साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा में, उस ख़ानदान में जहाँ से एक ही दिन में 4 जो है ना मैयतों की इतला मिलती है। गुज़िश्ता दिनों लसबेला में बस हादसे में मौजूदा तौर पर बचने वाले 2 मासूम बच्चों के साथ में मौजूद हूँ इस वक्त, वहीदुल्ला और हयातुल्ला। तो देखते हैं, वहीदुल्ला ये बताए आप किस तरह जो है ना हादसे में बच गए? ये जो है स्पीडिंग की वजह से हुआ है। ये गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था। मेरे अम्मी ने मुझे बोला कि इसको बोलो ऐसा चलाओ, हम लोगों को जल्दी नहीं है। आपको क्या जल्दी है? ये हमारा बात को गौर से सुनता भी नहीं था। जब गाड़ी गिर गया, मुझे ये भी नहीं पता है कैसे गिर गया, मैं कैसे बाहर निकला। मैंने बाहर निकला, जब निकला भी इतला पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठाया, पुल में चढ़ गया और उधर गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी वालों को बोला कि नीचे मेरे अम्मी लोग वो जल रहे आग में। जब वो लोग नीचे आ गए, उधर पेट्रोल, डीजल, सिफारू सारे जल रहे थे, इंजन में स्पार्क हो रही थी ऐसे। तो इनका कहना है कि जो इनकी वालिदा मोहतरमा जो थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने अपनी जो है ना ज़िंदगी दाव पे लगा के दोनों भाइयों को जो है ना बस से बाहर निकाला। शुक्रिया उस्मान। खबर दे पंजाब असम्बली की तज़ीन और आइश में मुबैना तौर पर करोड़ों के घपलों का मामला, इंक्वायरी क्यों बंद की? डीजी एंटी करप्शन ने मामले का नोटिस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी की फ़ाइल एंटी करप्शन रीजन ए से हेडक्वार्टर मंगवा ली गई है। पंजाब असम्बली की इमारत में मुबैना करप्शन की तहकीकात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकास गौरी से। जी वकास गौरी, ये जो तज़ीन और आइश के ऊपर पैसा खर्च हुआ और जिसकी इंक्वायरी हो रही है, ये किस दौर की बात है? जी बिल्कुल, ये 2017 की बात है। उसके बाद भी तज़ीन और आइश का जो है वो सिलसिला जारी रहा। पंजाब असम्बली की जो पुरानी इमारत है उसकी तज़ीन और आइश में करोड़ों के घपले की इंक्वायरी रीजन ए में शुरू की गई थी, जिसके बाद जो तफ्तीशी टीम थी उसने इस इंक्वायरी को ड्रॉप कर दिया था। ताहम अब डीजी एंटी करप्शन ने इस मामले का नोटिस लिया है। उन्होंने इंक्वायरी की जो फाइल है वो रीजन ए से हेडक्वार्टर मंगवा ली है। उनका कहना है कि पंजाब असम्बली की जो इमारत में ये तज़ीन और आइश की मुबैना करप्शन है, उसकी जो तहकीकात की गई, इसका असर-ए-नौ जायजा लिया गया था। जो सोर्स रिपोर्ट थी उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग एसमत शरीफ ढिल्लों पर फर्जी और गैर मेयारी काम कराने का इल्जाम था और उस काम की मद में जो है वो करोड़ों की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया था। जी